नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं प्रयास इंद्रजीत सर चैनल। आप सबका बेहद स्वागत हमारे चैनल में। यदि आप चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने में कोई कसर नहीं छोड़िएगा। चलिए, आज हम फिर से एक बार वन लाइनर क्वेश्चन करने वाले हैं। इसी में हम आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी करा देंगे। तो पहले हम वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन इसमें देखेंगे। चलिए देखिएगा, स्क्रीन पर शो हो रहा है, शून्य की खोज किसने की थी? तो ये आपका आर्यभट्ट ने किया है। किस संख्या प्रणाली में शून्य के लिए कोई प्रतीक नहीं है? तो ये रोमन अंक होता है जिसमें जीरो नहीं था। जब आर्यभट्ट जी ने शून्य का खोज किया तब से शून्य को लोगों ने जाना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, किस संख्या को रामानुजन संख्या माना जाता है? ये आपको क्लास 6 एससीईआरटी बुक में मिल जाएगा, 1729। नेक्स्ट है, 1 अरब में कितने शून्य होते हैं? देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपको फंसाया जा सकता है, इसलिए आपको पूरा डिटेल में समझ लेना है सारा चीज। तो 1 अरब में कितने शून्य होंगे? 9 शून्य होते हैं। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? तो 3600 सेकंड होते हैं। एक संख्या में कितने दशमलव बिंदु हो सकते हैं? तो कोई सा भी आप संख्या ले लीजिए, उसमें केवल एक ही दशमलव बिंदु हो सकता है। कभी भी आपने 2 दशमलव बिंदु वाले संख्या नहीं देखे होंगे। नेक्स्ट है आपका, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, साहचर्य नियम किस पर लागू होता है? तो जोड़ और गुणा दोनों पर लागू होगा। साथ ही क्रम विनिमय नियम लागू होता है, तो ये भी जोड़ और गुणा पर लागू होगा। मतलब घटाना और भाग पर ये दोनों नियम लागू नहीं होंगे। इनसे क्वेश्चन हम करेंगे थोड़ी देर बाद। चलिए इसमें देखिए, समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा को क्या कहते हैं? तो ये कर्ण कहलाता है, हाइपोटेनियस। फिर नेक्स्ट है, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 होती है। वैसे ही आपका 2 अंक का, 3 अंक का, 4 अंक का ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो वो होता है आपका 9। 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ये हो जाएगा आपका 9,99,999। देखिए, 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या पूछा था, तो बहुत इजी वे में आप बता सकते हैं। जितने अंकों की पूछेगा उतनी बार, जब भी बड़ी पूछेगा तो आप 9 लिख लीजिएगा। 5 अंकों की बोलेगा तो 5 बार 9 लिख लीजिए। 2 अंकों की बोलेगा 2 बार 9 लिख लीजिए। 10 अंकों की बोलेगा तो 10 बार 9 लिख लीजिएगा। ऐसे आपको बड़ी संख्या फाइंड आउट हो जाएगी। फिर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो ये देखिएगा आपका 5 अंकों की बोला है तो आप 1 लिखेगा, और 5 बोला इसलिए एक कम जीरो लगाइएगा, मतलब 4 जीरो लगा लीजिएगा। बाय द वे, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोलता तो आप क्या करते? 1 लिखते और 5 जीरो लगा लेते। तो जितना संख्या का छोटी संख्या पूछेगा उसे 1 जीरो का माप लगा लेंगे। नेक्स्ट है वर्गमूल का संकेत, तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए। अगला देखिएगा, बहुत शानदार है ये भी। सम संख्याओं का घन सदैव सम संख्या होता है। साथ ही विषम संख्याओं का घन सदैव विषम संख्या होता है। सम संख्याओं का वर्ग सदैव सम संख्या होता है, और विषम संख्या का वर्ग सदैव विषम संख्या होता है। ये सब ऐसे क्वेश्चन है जिसके लिए आपको कॉपी, पेपर, पेन इसकी आवश्यकता नहीं होगी। इजिली आप दिमाग से लगा के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, वह आकृति जिसमें कोई भुजा और कोना ना हो उसे क्या कहते हैं? तो वृत्त। इसमें कोई भुजा नहीं होता, कोई कोना नहीं होता। नेक्स्ट है, सबसे छोटी 2 अंकी कौन सी संख्या होगी? तो 10। फिर ये सबसे शानदार क्वेश्चन है, जब किसी संख्या को 0 से गुणा किया जाता है तो इसका उत्तर हमेशा क्या आता है? तो 0 ही आएगा। किसी भी संख्या से आप 0 करिए गुणा। नेक्स्ट है, 4 समान भुजाओं वाली आकृति को क्या कहते हैं? मतलब ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान हो तो वर्ग कहलाता है वो। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम
होते हैं तो ये होता आपका 1000 ग्राम। सबसे बड़ी 2 अंकी कौन सी संख्या होगी, तो वो होगा 99, क्योंकि 100 करेंगे तो 3 अंकी संख्या बन जाएगा वो। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, तो वो है बेटा आपका 2, ध्यान रखिएगा। सबसे छोटी सम संख्या, ये भी अच्छा प्रश्न है आपका। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो है 2। 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्या होती है 25, कई बार एग्जाम में पूछा गया इसको। 1 से 50 के बीच अभाज्य संख्या होती है तो 15। वे प्राकृत संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं वो कहलाते हैं अभाज्य संख्या। इकलौती सम संख्या जो अभाज्य संख्या है 2, बाकी जितने आपको मिलेंगे वो सब विषम संख्या होंगे। जिन 2 संख्याओं का मसा 1 होता है उन 2 संख्याओं के जोड़े को कहते हैं सहअभाज्य संख्या। जैसे 2 और 3 इनका मसा 1 होगा, 6 और 5 इनका भी मसा 1 हो जाएगा। मसा मतलब HCF। 4 और 7 का मसा भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, वे प्राकृत संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं ये कहलाते हैं बेटा भाज्य संख्या। सबसे छोटी या सबसे पहली भाज्य संख्या ये होगा 4। कई लोग सोच रहे होंगे हम तो 2 पढ़े थे, तो 2 आपका अभाज्य संख्या है तो भाज्य संख्या होगा नहीं। 3 आपका विषम संख्या है ना। तो सबसे पहली या सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगी, ध्यान रखिएगा। 1 से 100 तक भाज्य संख्या आएंगे टोटल 74, और 1 से 50 तक है आपका 34। क्लियर। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में आ रहे हैं। परमेय संख्याओं से संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। यहाँ से एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए, पहला हम देखते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। तो एक परमेय संख्या को दूसरी परमेय संख्या से गुणा करने पर यदि गुणनफल 1 आ जाए तो दूसरी संख्या को गुणन व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है परमेय संख्याओं का मान धनात्मक, ऋणात्मक अथवा दाशमिक हो सकता है। नेक्स्ट है योज्य प्रतिलोम। यदि कोई परमेय संख्या धनात्मक है तो उसका योज्य प्रतिलोम ऋणात्मक होगा, और यदि कोई परमेय संख्या ऋणात्मक है तो उसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा धनात्मक। मतलब साइन चेंज हो जाएगा, बस प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, बाकी नंबर वही रहेंगे। लेकिन गुणात्मक प्रतिलोम जो कि हम लोग पहले नंबर में देखे हैं उसमें क्या होगा, उसमें पूरा अंश का हर में चला जाएगा और हर का अंश में चला जाएगा, मतलब पलट जाएगा कुल मिला के। क्लियर। चलिए आगे देखिएगा वितरण नियम। तो वितरण नियम में क्या होता है भाई, कोष्टक टूट जाता है। योज्य तत्समक आपका 0 होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया इसको। गुणन तत्समक 1 होता है। 0 एक परमेय संख्या है, ध्यान रखिएगा। 0 का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। प्रत्येक भिन्न एक परमेय संख्या है तथा प्रत्येक पूर्णांक भी भिन्न संख्या है, ये भी ध्यान रखिएगा। पाई एक अपरमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो मान होता है 22/7 वो आपका एक परमेय संख्या है, ये भी बहुत शानदार चीज है। फिर आपका दी गई 2 परमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परमेय संख्या होती है। अब एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कोण, जिसमें आपको पूछा जाता है संपूरक कोण और पूरक कोण। तो जिन 2 कोणों का योग 180 अंश होता है उसे हम संपूरक कोण कहते हैं, और जिन 2 कोणों का योग 90 अंश होता है उसे हम पूरक कोण कहते हैं। इसके लिए भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे। तो ये दोनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, संपूरक और पूरक वाले। इसको आप जरूर करके जाइएगा। लगातार 2-3 साल हो गया यहाँ से क्वेश्चन आ ही रहे। पिछले साल भी क्वेश्चन आया था, और इससे पहले जो हमने वन लाइनर क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज देखा था उसमें हमने वो क्वेश्चन करा दिया है। चलिए स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा पहला क्वेश्चन, -r/s प्लस r/s
इक्वल टू 0, यह नियम है। तो ये बताना है आपको कौन सा नियम है। ये क्रम विनिमय है, साहचर्य है, वितरण है, योज्य प्रतिलोम है। अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे इस क्वेश्चन में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, योज्य प्रतिलोम। क्लियर? क्योंकि आप क्वेश्चन देख सकते हैं -r/s प्लस r/s, तो माइनस प्लस दोनों कैंसिल हो जाएगा और 0 आंसर आएगा। तो 0 जो होता है वो आपका क्या हो जाता है, योज्य तत्समक होता है। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा योज्य प्रतिलोम। अर्थात मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अगर एक वैल्यू है जो माइनस में है और दूसरा वैल्यू प्लस में है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे माइनस प्लस के कारण और आंसर आ जाएगा 0। तो ये आपको समझ के रखना है ताकि आप क्वेश्चन कर पाएँ। प्लस वाला माइनस हो जाता है और माइनस वाला प्लस हो जाता है योज्य प्रतिलोम में, ऐसा मैंने आपको बताया था। चलिए अगला देखिएगा, 5/3 इंटू 3/5। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, 5/3 था, पलट गए, अंश वाला हर में चला गया, हर वाला अंश में चला गया, है ना। न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में चला गया। अब दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। अब हम जानते हैं भाई कि 1 क्या होता है, तो हमारा गुणात्मक तत्समक होता है या गुणन तत्समक, हम उसी को बोलते हैं, है ना। लेकिन हमको ये नहीं पूछा, हमको क्या बोला है, किस नियम से संबंधित है। तो देखिए भाई 5/3 पलट गया, क्या बन गया, 3/5 हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। क्लियर? नेक्स्ट है a + b = b + a, किस नियम से संबंधित है। तो देखिएगा यहाँ क्रम चेंज हो गया है, पहले a + b था और वही b + a हो गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्रम विनिमय नियम। फिर नेक्स्ट है 2 × 3 + 5 = 2 × 3 + 2 × 5। तो यहाँ देखिए पहले ब्रैकेट में था, ब्रैकेट नहीं है, तो ब्रैकेट का टूटना या ब्रैकेट का हटा देना कहलाता है वितरण नियम। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है P/Q + 0 = P/Q, किस नियम से संबंधित है। तो देखिए भाई किसी भी अंक को 0 के साथ आप जोड़िएगा तो वही अंक आता है। ये इसलिए आता है क्योंकि 0 जो है वो योज्य तत्समक है, इसलिए वो नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो सेम रहता है। जैसे आपने इस प्रश्न में P/Q को प्लस किया है, आंसर भी देखिएगा P/Q ही है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, योज्य तत्समक। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। इकलौती सम संख्या जो अभाज्य संख्या है, अभी थोड़ी देर पहले हम बात किए थे इस पर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2। फिर सबसे छोटी या पहली भाज्य संख्या, इस पर भी मैंने थोड़ी देर पहले बात किया था, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4। नेक्स्ट है 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं। तो आप इजिली बता सकते हैं, 1 घंटे में आपका हो जाएगा 3600 सेकंड। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वह आकृति जिसमें कोई भुजा और कोना ना हो उसे क्या कहते हैं। तो बताइए भाई क्या कहेंगे उसको। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृत्त, क्योंकि आयत, वर्ग और घन इन सब में तो आपको भुजा भी मिलेगा और कोना भी मिलेगा, केवल एक वृत्त ही है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्या, तो टोटल है आपका 1 से 100 के बीच 25 अभाज्य संख्या। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। सभाज्य संख्या आपको ढूंढना है, तो सभाज्य संख्या के लिए बताया था कि दोनों अंक अर्थात जो जोड़े रहेंगे ऑप्शन में उसका मासा 1 होना चाहिए। तो जैसे आप देखिएगा 4 और 7 इसका मासा तो 1 हो जाएगा, 2 और 4 इसका मासा 2 हो रहा है, तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। 6 और 5 इसका भी मासा 1 होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। नेक्स्ट है एक संख्या में कितने दशमलव बिंदु हो सकते हैं। तो यार सिंपल सा क्वेश्चन है, एक ही दशमलव बिंदु हो सकता है एक संख्या में, तो ऑप्शन नंबर बी केवल 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है सम संख्याओं का घन सदैव होता है। तो भाई सम संख्याओं का घन हमेशा होगा आपका सम संख्या। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार है। क्वेश्चन है
1 अरब में कितने शून्य होते हैं? तो ऑप्शन आप चेक करिएगा, 9 शून्य, 6 शून्य, 10, 7। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 शून्य। तो अभी जितने क्वेश्चन मैंने बताए आपको वही से क्वेश्चन बने हैं। अगर आप उसको अच्छे से पढ़े होंगे, अच्छे से सुने होंगे, अच्छे से देखे होंगे तो जरूर आप फटाफट क्वेश्चन कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट है संख्या 10 दिया है और फिर इतने सारे नंबर्स हैं और साथ ही 0 का भी गुणनफल है इसमें। तो बताइएगा आंसर क्या होगा। तो थोड़ी देर पहले हम बात की इस पर, किसी भी संख्या का अगर 0 के साथ गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है यार। देखिए 2 कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है कथन सही है कि गलत। तो आप यदि शुरू से वीडियो देख रहे हैं तो ही आप बता पाएंगे और समझोगे तो ही बता पाएंगे, क्योंकि ये लाइन मैंने बताया आपको। देखिए क्या लिखा है, शून्य एक परिमेय संख्या है, ये पहला कथन है। दूसरा कथन है आपका शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं होता। अब आपको ऑप्शन चेक करना है। ऑप्शन ए है दोनों कथन गलत हैं, फिर ऑप्शन बी है दोनों कथन सही हैं। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों कथन सही हैं, क्योंकि शून्य एक परिमेय संख्या भी है और शून्य का कोई व्युत्क्रम भी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पाई एक है, तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाई है एक अपरिमेय संख्या, ध्यान रखिएगा। लेकिन पाई का जो मान होता है 22/7 वो एक परिमेय संख्या है। चलिए अगला देखिएगा, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितना परिमेय संख्या ज्ञात किया जा सकता है? तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार। 2 परिमेय संख्याओं के बीच हम अनंत या अनगिनत परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। अब ये देखिए संपूरक और पूरक से क्वेश्चन आ गया आपका। तो क्वेश्चन है आपका 55 अंश का पूरक कोण होता है। तो भाई पूरक कोण मैंने आपको बताया है, जिन 2 कोणों का योग 90 अंश होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पूरक बोलते हैं। तो 90 से आप 55 घटा लीजिएगा, आंसर रहेगा 35। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फिर आपका 120 अंश का संपूरक कोण, तो 120, अब देखो भाई ये संपूरक पूछा है तो 180 होना चाहिए टोटल। जिन 2 कोणों का योग 180 अंश होता है उन्हें हम संपूरक कोण कहते हैं। तो 120 दिया है तो 180 में 120 घटाइएगा, ऑप्शन नंबर डी 60 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको कमेंट्स के थ्रू आंसर के लिए छोड़ रहा हूँ यार, आप बताइएगा इसका आंसर। देखिए शून्य की खोज के बारे में आपको बताया हूँ, तो शून्य की खोज किसने किया और वह व्यक्ति कौन से देश के थे, ये आपके क्वेश्चन है। इसका आंसर आप हमें कमेंट्स करके बताएंगे। सो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा आप जरूर आप हमें कमेंट्स करके बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिस्टिंग एंड वॉचिंग माय वीडियो। और चैनल में पहली बार जुड़े हैं यार तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।